हेलो एंड वेलकम बैक टू राइट टू एजुकेशन। आज हम 80 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इंडियन इकोनॉमिक्स यानी भारतीय अर्थव्यवस्था के। इस पूरी सीरीज में हम 2000 से ज़्यादा ऐसे क्वेश्चंस देखेंगे जो पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, वीडियो में आखिरी तक बनी रहिएगा क्योंकि इस वीडियो में कहीं ना कहीं आपको एक क्वेश्चन ऐसा मिल जाएगा जो आपके किसी न किसी एग्जाम में ज़रूर आएगा। चलिए शुरू करते हैं। सहकारी साख संगठन कोऑपरेटिव क्रेडिट ऑर्गेनाइजेशन प्रारंभ कब हुआ था? तो यह 1904 में प्रारंभ हुआ था। इसमें इस स्कीम में क्या होता है, बेसिकली सब लोगों को या कई लोगों को एक साथ ऋण दिया जाता है, उन्हें भुगतान भी साथ में करना पड़ता है। राष्ट्रीय कॉफी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह बेंगलुरु में स्थित है। राष्ट्रीय रबड़ बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह कोट्टाम में स्थित है। कोट्टाम कहाँ पे है? तमिलनाडु में। राष्ट्रीय चाय बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह कोलकाता में स्थित है। पहिया एवं धुरा कारखाना कहाँ स्थित है? तो यह बेंगलुरु में स्थित है। डीजल पुर्जा कारखाना कहाँ स्थित है? तो यह पटियाला में स्थित है। ऐसे क्वेश्चंस आपके एनटीपीसी में जरूर पूछते हैं। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को ध्यान दीजिएगा अगर एनटीपीसी एग्जाम दे रहे हैं। एक्सप्रेस पोस्ट कब शुरू की गई थी? तो 1 मार्च 1999 को एक्सप्रेस पोस्ट की शुरुआत की गई थी। बिजनेस पोस्ट सेवा कब प्रारंभ की गई थी? तो यह 1 जनवरी 1997 में प्रारंभ की गई थी, आपके एक्सप्रेस पोस्ट के पहले। भारतीय बाजारों में पीटर इंग्लैंड ब्रांड नाम से उपलब्ध है कमीजें। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि पीटर इंग्लैंड ब्रांड से क्या उपलब्ध है, और ये याद रखिएगा पीटर इंग्लैंड किसका ब्रांड है? ये आपका बिरला ग्रुप का ब्रांड है। ठीक है, तंबाकू बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह गुंटूर आंध्र प्रदेश में स्थित है। भारतीय अंगूर प्रसंस्करण बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर है? तो यह पुणे में है। भारतीय अंगूर प्रसंस्करण बोर्ड। केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? नागपुर में। ठीक है, तो जो एगमार्क आपने देखा होगा उसकी प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? नागपुर में। भारत के तिलहन उत्पादन में सबसे अधिक पैदावार किसकी होती है? तो तिलहन में सबसे ज्यादा मूंगफली का उत्पादन होता है भारत में। भारतीय व्यापार का निरपेक्ष लागत लाभ सिद्धांत एब्सोल्यूट कॉस्ट बेनिफिट थ्योरी किसके द्वारा विकसित की गई थी? तो यह एडम स्मिथ के द्वारा विकसित की गई थी। तो ऐसी थ्योरीज को आपको समझना जरूरी नहीं है, बस याद रखिएगा किसने दी थी। नीली क्रांति संबंधित है किससे? तो यह मत्स्य उत्पादन से यानी मछली उत्पादन से संबंधित है। अंडा उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो अंडा उत्पादन में भारत का तीसरा स्थान है। मोती देने वाली मछलियां कहाँ पाई जाती है? तो वह मन्नार की खाड़ी में पाई जाती है। सर्वाधिक समुद्री मछलियां किस राज्य में पकड़ी जाती है? तो समुद्री मछलियां गुजरात में पकड़ी जाती है। महलनोबिस अथवा नेहरू महलनोबिस मॉडल यानी कूटनीति पर भारत की किस पंचवर्षीय योजना का प्रारूप अधिकार है? तो यह दूसरी पंचवर्षीय योजना को नेहरू महलनोबिस मॉडल कहा जाता है। ग्रामीण विकास हेतु राष्ट्रीय कोष किसके द्वारा संचालित होता है? तो यह प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली एक समिति द्वारा संचालित होता है। डीपीपी का संबंध है मरुस्थली विकास कार्यक्रम। डीपीपी का फुल फॉर्म ही होता है डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम। संबंधित ग्रामीण जल प्रति कार्यक्रम ARWSP यानी एक्सेलरेटेड रूरल वाटर प्रोग्राम कब प्रारंभ किया गया था? तो यह 1972-73 में प्रारंभ किया गया था। विश्व बैंक द्वारा विभिन्न देशों की प्रति व्यक्ति आय की गणना करने के लिए शक्ति समता की गणना हेतु किस देश की कीमत को मानक रूप से प्रयोग किया जाता है? ये क्वेश्चन कह रहा है कि किस देश की करेंसी यानी किस देश की मुद्रा को मानक के रूप में लिया जाता है यानी स्टैंडर्ड के रूप में लिया जाता है राष्ट्रीय आय की गणना के लिए? तो वह संयुक्त राज्य अमेरिका यानी डॉलर को लिया जाता है। उत्तर प्रदेश का निर्यात प्रसंस्करण केंद्र कहाँ स्थित है? तो वह नोएडा में स्थित है। भारत में जनसंख्या वृद्धि के संदर्भ में महान विभाजक वर्ष ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड किसे कहा जाता है? 1921 से, क्योंकि 1921 के बाद जो जनसंख्या है वो अचानक से बढ़ने लगी थी। भारत में गरीबी के बारे में अपवाह सिद्धांत ड्रेन थ्योरी किसने दी थी? तो यह दादा भाई नौरोजी ने दी थी। ग्रामीण विकास के लगभग सभी कार्यक्रम को नवी पंचवर्षीय योजना में किस योजना में समाहित कर दिया गया है? तो यह स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना में समाहित कर दिया गया है। यह भी याद रखेंगे, स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना 1 अप्रैल 1999 को स्टार्ट हुई थी। अब ग्रामीण लोगों के लिए जितनी भी योजना है वह इसी में समाहित कर दी गई है। किसी राष्ट्र के आर्थिक स्वायत्त को किसी सुनिश्चित समष्टि संकेतकों के व्यवहार द्वारा जाना जाता है। यानी आप किसी राष्ट्र के अगर आर्थिक स्वास्थ्य की बात करेंगे तो किससे देखा जा सकता है? तो यह राजकोषीय घाटा से देखा जा सकता है, भुगतान शेष से देखा जा सकता है और मुद्रा स्फीति से यानी महंगाई से देखा जा सकता है। भारत में ग्रामीण साख सुलभ यानी क्रेडिट फैसिलिटी करने वाले संस्थानों की शिखर संस्थान कौन सी है? वो है नाबार्ड। यानी गांव में जो क्रेडिट यानी लोन प्रदान करने वाली संस्थाएं उनकी हेड कौन है? वो है नाबार्ड। भारतीय आयात की सबसे बड़ी मद क्या है? पेट्रोलियम, तेल और ल्यूब्रिकेंट। यानी जो भारत में सबसे ज्यादा आयात किया जाता है वह है पेट्रोलियम तेल और ल्यूब्रिकेंट।
डाक जीवन बीमा योजना डाक कर्मचारियों के लिए एक कल्याणकारी उपाय के रूप में कब शुरू की गई थी? तो ये शुरू की थी 1884 में। भारतीय रिजर्व बैंक को बैंकों का लाइसेंस प्रदान करने से लेकर उनके समाप्त करने तक के लिए अधिकार किस विनियमन अधिनियम द्वारा प्रदान किया गया है? तो वह बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 से किया गया है। राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग का मुख्यालय कहाँ है? तो वह नई दिल्ली में है। भारत की किस पंचवर्षीय योजना में तीव्र औद्योगिकीकरण पर सर्वाधिक बल दिया गया था? तो अभी हमने देखा दूसरी पंचवर्षीय योजना नेहरू महालनोबिस मॉडल, और दूसरी चीज कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में तीव्र औद्योगिकीकरण यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात की गई थी। चक्रीय बेरोजगारी से क्या तात्पर्य है? तो व्यापार चक्रों के कारण उत्पन्न हुई बेरोजगारी, यानी जब मौसम के बदलने से या व्यापार के बदलने से बेरोजगारी बदल जाती है तो उसे क्या कहते हैं? चक्रीय बेरोजगारी। भारत की अर्थव्यवस्था को सबसे अच्छे ढंग से किस शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है? तो वह भारत की जो अर्थव्यवस्था है वह मिश्रित अर्थव्यवस्था है। भारत सरकार द्वारा प्लानिंग कमीशन की स्थापना कब की गई थी? तो सन 1950 में की गई थी। निर्धनता के दुष्चक्र की संकल्पना किस अर्थशास्त्र के नाम पर के साथ जुड़ी हुई है? तो वह रैगनर नाकर्स के द्वारा जुड़ी गई है। तो यह निर्धनता का दुष्चक्र क्या होता है? वह कहता है कि गरीबी जो है उत्पादन क्षमता बढ़ाती है, जिससे आय कम हो जाती है, जिससे मांग कम होती है यानी डिमांड कम होती है और पैसा कम जनरेट होता है, और उसके कारण जो इन्वेस्टमेंट है वो कम होता है और उसके कारण उत्पादन कम होता है और जिसके कारण वापस से गरीबी हो जाती है। यह है आय का निर्धनता का दुष्चक्र। राष्ट्रीय आय के प्रदर्शन का सबसे विश्वसनीय आधार है साधन लागत पर एनएनपी, यानी सबसे एक्यूरेट फॉर्मूला क्या है अगर किसी देश की आय जोड़ना है? तो वह है नेट नेशनल इनकम, वो भी किस पर? साधन लागत यानी फैक्टर कॉस्ट पर। अमेरिकी पत्रिका फॉर्च्यून ने 40 वर्ष से कम आयु के विश्व के 40 सर्वाधिक धनवान व्यक्तियों की सूची में भारत के एकमात्र किस व्यक्ति को 8वें स्थान पर रखा था? तो यह रखा था आदित्य बिरला समूह के कुमार मंगलम बिरला को। निजी क्षेत्र की कौन सी कंपनी बिक्री व शुद्ध लाभ दोनों ही दृष्टि से देश की सबसे बड़ी कंपनी है? तो वह रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। भारतीय अर्थव्यवस्था में कौन सा क्षेत्र बचत बहुल्य क्षेत्र कहलाता है? तो वह है घरेलू क्षेत्र। अंतरराष्ट्रीय व्यापार में हेजिंग का अर्थ क्या होता है? विदेशी विनिमय जोखिम से बचाव करना, यानी हेजिंग का मतलब होता है जो स्टॉक मार्केट में जिन लोगों ने पैसा लगाया होता है वो हेजिंग का इस्तेमाल करके अपने पैसों को बचाया करते हैं। भारत में औद्योगिक रुग्णता की समस्या का समाधान का उत्तरदायित्व किस संस्थान को सौंपा गया है? औद्योगिक एवं वित्त पुनर्निर्माण बोर्ड BIRF, ये BIFR जिसका फुल फॉर्म है बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल फाइनेंस रिकंस्ट्रक्शन। रिजर्व बैंक द्वारा बैंकों को बचे जाने वाले सरकारी बॉन्ड व प्रतिभूतियां पर अदा की जाने वाली ब्याज दर को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं रेपो दर यानी रेपो रेट। रिसर्जेंट इंडिया बॉन्ड योजना तथा इंडिया मिलेनियम डिपॉजिट योजना किस बैंक द्वारा प्रारंभ की गई थी? तो यह स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा स्टार्ट की गई थी। याद रखिएगा प्रतिभूतियां जो है उसका संरक्षण कौन करता है या प्रदान कौन करता है? वो RBI करता है। निजी क्षेत्र में स्थापित किए जाने वाले बैंक में प्रमोटरों का अंशदान किसी भी समय पर बैंकों की चुकता पूंजी का न्यूनतम कितना प्रतिशत रखा जाता है? 40%। तो जो भी किसी बैंक का प्रमोटर होता है उसका 40% पैसा जो उसने लगाया है उसको हमेशा रखा जाता है ताकि वो कभी भी ले सके। समृद्धि की अवस्थाएं स्टेजेस ऑफ ग्रोथ अवधारणा किससे संबंधित है? यह है रोस्टॉव से संबंधित। दूसरी चीज ये भी सवाल पूछा जाता है कि रोस्टॉव के अनुसार कितने स्टेजेस होते हैं या कितनी अवस्थाएं होती हैं? तो याद रखिएगा 6 स्टेजेस होते हैं रोस्टॉव के अनुसार किसकी? समृद्धि के। जब चालू खातों पर वस्तुओं और सेवाओं के लिए कुल मांग इनकी आपूर्ति की तुलना में अधिक हो जाती है तो वह कौन सी मुद्रास्फीति प्रकट होती है? तो मांग प्रेरित स्फीति होती है जिसको हम कहते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन। यानी डिमांड पुल इन्फ्लेशन कब होता है? जब भी किसी चीज की मांग बढ़ जाती है और उसकी सप्लाई कम हो जाती है। जब भी किसी चीज की मांग बढ़ जाती है और उसकी सप्लाई कम हो जाती है तो उसे मांग प्रेरित स्फीति कहते हैं। और दूसरे प्रकार की होती है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, यानी अगर किसी चीज को बनाने के लिए लागत मूल्य ही ज्यादा हो जाए तो उस चीज की दाम बढ़ जाती है। रिजर्व बैंक के निर्देशों के अंतर्गत संचालित निजी क्षेत्र का पहला बैंक कौन सा है? तो वह है UTI बैंक लिमिटेड 1994। कृषि आय बीमा योजना किस वित्तीय वर्ष में शुरू की गई थी? वह 2003 और 2004 में शुरू की गई थी। बागवानी मिशन के तर्ज पर
किस वर्ष पर राष्ट्रीय बांस मिशन की स्थापना की गई थी? तो यह नवंबर 2004 को की गई। देश में पहले संगठित वायदा बाजार की स्थापना कब की गई थी? 1875 में की गई थी। वायदा बाजार का मतलब होता है फ्यूचर मार्केट, ठीक है, फ्यूचर मार्केट। फ्यूचर मार्केट में क्या होता है कि आप बताते हैं कि किसी चीज का दाम आगे चलकर कितना होगा और उस अनुसार आप पैसे लगाते हैं। ये बाजार के प्रकार है। इक्विटी बाजार होता है, फ्यूचर बाजार होता है, ऑप्शन बाजार होता है, ऐसे कई बाजार होते हैं। 1965 में किसकी अध्यक्षता में कृषि लागत आयोग की स्थापना की गई थी? वह की गई थी प्रोफेसर दातेवाला के अध्यक्षता में 1965 में। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना कब लागू की गई थी? यह अक्टूबर 1999 में पहली बार लागू की गई थी। नागालैंड किस प्रकार की खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो यह झूम खेती के लिए प्रसिद्ध है। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना की शुरुआत 1998 में किसकी अनुशंसा पर की गई थी? तो जसवंत सिंह करेदर समिति के द्वारा की गई थी। कब की गई थी? 1998 में। हवाई अड्डे के विकास के लिए भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई? तो यह फरवरी 1972 में की गई थी, जिसको हम AAI के नाम से जानते हैं। पवन हंस लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी? यह 15 अक्टूबर 1985 में की गई थी। सरकार ने ओपन स्काई पॉलिसी अर्थात मुक्त आकाश नीति कब प्रारंभ की थी? तो यह अप्रैल 1999 में की थी। और याद रखिएगा, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है कि अभी अभी अमेरिका ने इस ट्रीटी से बाहर हो गया है। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण और राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण को मिलाकर भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की गठन कब किया गया? 1 अप्रैल 1995 में। तो ये याद रखिएगा कि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की गठन कब किया गया था? तो वह 1 अप्रैल 1995 में। मत्स्य पत्तन कौन सा बंदरगाह कहलाता है? तूतीकोरिन कहलाता है मत्स्य पत्तन। पारादीप बंदरगाह किस राज्य में स्थापित है? तो यह उड़ीसा में स्थापित है। देश का सबसे बड़ा कंप्यूटराइज्ड बंदरगाह और देश का प्रथम पब्लिक कंपनी बंदरगाह कौन सा है? तो यह है एन्नोर, तमिलनाडु। भारत में भाप इंजन कोयला पर आधारित से चलने वाला सबसे पुराना भाप इंजन लिमिटेड कौन सा है? तो यह है फेरी क्वीन। लाल बहादुर शास्त्री तटवर्ती अनुसंधान एवं उच्च अध्ययन संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह मुंबई में स्थित है। भारत सरकार की बाजार से ऋण प्राप्त करने की क्षमता रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित किस अनुपात पर निर्भर करता है? तो वह वैधानिक तरलता अनुपात यानी स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो पर निर्भर करता है। खाद्य सुरक्षा को परिभाषित किस संस्थान ने की है? तो खाद्य एवं कृषि संगठन FAO फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने किया है। किस औद्योगिक नीति प्रस्ताव को भारत में आर्थिक संविधान भी कहा जाता है? औद्योगिक नीति 1956 को आर्थिक संविधान, वेरी इंपॉर्टेंट, आर्थिक संविधान भी कहा जाता है।